क्या हाल है इस वक्त कारोबार का? इस वक्त ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कारोबार मंद है। हुकूमत तो कह रही है कि ताजिर बरादरी के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। अगर सब सारे अदाद शुमार सही थे तो फिर 7 रुपए बिजली भी आपने क्यों कम किया? IPBs का जो फर्क आ रहा था वो तो तकरीबन आपका 17 रुपए का कम से कम फर्क आ रहा था। गोपलानी साहब, आपने एक ऐसा जिक्र छेड़ दिया यानी कि बिजली का, वो मामला था क्या आखिर? देखिए, इन्होंने तांबा चोरी करके लेकर के सबके सामने तांबे का जवाब आज तक आपको नहीं मिला। मैंने जंक्शन पकड़वाए हैं। जंक्शन का मतलब आप समझते हैं कि एक जंक्शन से 2000 घरों पे बिजली चोरी की दी जा रही थी। खुद चोरी करते हैं, खुद बेईमानी करते हैं, खुद ही ऑडिट करते हैं और आपको बिल भेज देते हैं। कौन बचा हुआ है इस शहर में? क्या आज भी मार्केटों के अंदर भत्ता लिया जाता है? बिल्कुल पैसा वसूल किया जा रहा है। व्हाट्सएप पे कॉल्स आ रही हैं बाहर के नंबरों से। एक तो हमने अब FIR नहीं करवानी। क्राइम रिपोर्ट नहीं करेगा ताजिर तो ताजिर का तहफ्फुज़ कैसे होगा? आप मुझे बताया ना, जब पुलिस वाला मुद्दे ही से रिश्वत लेता है तो क्या हमारी सुनवाई तो है नहीं। जब शहर के अंदर बाकायदा तौर से ऑर्गेनाइज क्राइम होता था, अब जबकि अमन अमान की बहाली है, कारोबार इतना दगरगू क्यों है? यकीन करें, मैं आपको दिल की बात बताऊं, वो एक सियासी पार्टी थी ना, वो 10, 20, 50 रुपए लेती थी। खुदा की कसम, इन लोगों को किसी को नहीं छोड़ती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 में आपका होस्ट सलहा अनवर हाजिर खिदमत है। आज हमारी इस पॉडकास्ट के अंदर मौजूद है शहर कराची की ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी शख्सियत जो कि शहर कराची के मसाइल और ताजरों के हकूक़ के हवाले से सर फहरिस्त नज़र आती है। चाहे मसला हो कि इलेक्ट्रिक के हवाले से या कोई मसला हो टैक्सेस के हवाले से, इनका नाम हमेशा बबांग दहल बात करता है। सोशल मीडिया की जान है, लोगों की एक मुतहरिक आवाज़ है। मैं बात कर रहा हूँ मोहतरम जनाब शर्जील गोपलानी साहब का, जो कि ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर एसोसिएशन के सदर हैं। हमारे साथ आज महफिल में शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आने का। सर, ये बताएं, क्या हाल है इस वक्त कारोबार का कराची में? तला भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। कराची में इस वक्त ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कारोबार मंद है। और कारोबार आज से मंदा नहीं है, ये 1.5 साल से कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और आगे भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि कारोबारी मामला बेहतर हो पाएंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो इन्होंने जो बनाई और जिस तरीके से इन्होंने ताजरों का एतमाद मजरूह किया है, उसकी वजह से इस वक्त जो है हमारा इन्वेस्टर मार्केट से फ्लाई कर चुका है। मतलब हमारा सारा इन्वेस्टमेंट जो है उसको पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो चुकी है और हमें नहीं उम्मीद कि अब ये बहुत जल्दी उठ पाएगी। गोपलानी साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? हुकूमत तो कह रही है कि ताजिर बरादरी के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं, गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट आ रही है, हर तरफ अमन का गहवारा है। आपकी बातें कुछ और ही रुख दिखा रही हैं। अब मुझे पता है, 170 रुपये में डॉलर था आज से 1.5-2 साल पहले। आज डॉलर कितने पे? 282 रुपये पे। ये मैं हुकूमती रेट बता रहा हूँ। अगर ओपन मार्केट में जाएँ तो 298-299 रुपये में डॉलर आज भी आपको मिलता है। तो कहाँ क्यों भाई डॉलर का रेट आज यहाँ तक गया? अच्छा, आप बात करते हैं हुकूमती अदाद शुमार की। हुकूमती अदाद शुमार का आज पेट्रोल का आपका रेट जो है 280 के करीब जो है, तो उस पर तकरीबन 100 रुपये के करीब हुकूमत जो है वो लेवी ले रही है। क्यों भाई? हुकूमत को अगर जब सारे अदाद शुमार सही थे, सब सारी सही चीज़ थी, तो इस वक्त 20 रुपये जो लास्ट लेवी बढ़ाई है पिछले 15 दिन पहले, हुकूमत पाकिस्तान ने क्यों बढ़ाई? मुझे इसका जवाब दे देना। जब सारे अदाद शुमार सही थे तो आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने ये शॉर्टकट ढूंढा जो आवाम का हक था, आवाम का पैसा था, आवाम की जेबों से निकाला। अच्छा, पेट्रोल पे जो भी लेवी दे रहा है उसमें तो ना गरीब का पता है, ना फ़कीर का पता है, ना अमीर का पता है। तो फ़कीर भी अगर बेचारा कोई इस्तेमाल कर रहा है 1 लीटर पेट्रोल, तो उससे भी आप ले रहे हैं। तो कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क के ऊपर, इस आवाम के ऊपर। हुकूमती अदाद शुमार फिर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और आपके नादरीन इस मेरे जवाब से मुत्तफिक ज़रूर होंगे कि अगर सब सारे अदाद शुमार सही थे तो फिर 7 रुपये बिजली भी आपने क्यों कम किया? IPBs का जो फ़र्क आ रहा था वो तो तकरीबन आपका 17 रुपये का कम से कम फ़र्क आ रहा था। तो आप पहले ही मीटिंग में आप ये 17 रुपये उड़ा देते और अभी तक वो ख़त्म नहीं हुए। अगर आज भी आप अपना बिल उठाएँ तो वो 7 रुपये अभी तक आपके कम नहीं हुए। गोपलानी साहब, आपने एक ऐसा जिक्र छेड़ दिया जो कि पिछले दिनों बड़ा ही वजह शोहरत बना, यानी कि बिजली का। और बिजली के मामले पे आपका हमने रद्द अमल भी देखा और लोगों ने बड़े इस पे तासुरात भी दिए। वो मामला था क्या आखिर? सला भाई, कराची इलेक्ट्रिक जब से सप्लाई कॉरपोरेशन था, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को प्राइवेटाइज ये किया इसलिए किया गया था कि कराची इलेक्ट्रिक ये जो कंपनी आएगी वो लोगों को सस्ती बिजली फराहम करेगी। ये एग्रीमेंट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी पावर जनरेशन खुद करेगी और डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करेगी, चोरी रोकेगी। इसी चोरी रोकने के लिए इन्होंने हज़ारों कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को निकाल दिया कि ये चोरी करते हैं
और कुंडे लगवाते हैं और सारे मामला देते हैं। देखिए इन्होंने तांबा चोरी करके लेकर के सबके सामने तांबे का जवाब आज तक आपको नहीं मिला। बिजली के जो नट थे आप देखें 2 रुपए यूनिट से जब करी गई ये जब थी 2 रुपए 2.5 रुपए यूनिट था। ये 3 रुपए यूनिट में आपका जब आपने हपको लगाया था और 3 रुपए यूनिट का जब एग्रीमेंट था तो पूरे पाकिस्तान में शोर था कि 3 रुपए यूनिट पे आप बिजली खरीदेंगे। तो ये 2 ढाई रुपए 3 रुपए यूनिट की बिजली आज आपको 70 रुपए में ले जाके कराची इलेक्ट्रिक ने छोड़ दिया। और उसके बाद शहर का हाल ये है कि 60% 70% एरियाज़ में दिन के 60 टाइमिंग में लोड शेडिंग होती है। ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल ज़ोन में लोड शेडिंग हो रही है। तजारती मराकज़ में जहाँ पे 100% बिलिंग है, वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। आप यकीन करें कराची इलेक्ट्रिक, आईबीसी, लियारी के साथ मैंने बाकायदा मिल के खुद साथ, मेरा काम नहीं है चोरी रोकना, मेरा काम नहीं है इनकी पावर के जो है बिल रिसीव करवाना। मेरे को इनका ना डायरेक्टर हूँ, ना मैं बेनिफिशियरी हूँ। मैं एक आम आवाम हूँ, एक आम शख्स हूँ। मैं भी जिस तरह आपको बिजली मिलती है, उसी तरह मैं बिल देता हूँ। मैंने जंक्शन पकड़वाए हैं। जंक्शन का मतलब आप समझते हैं कि एक जंक्शन से 2000 घरों पे या 2000 जगहों पे बिजली चोरी की दी जा रही थी। 1500 रुपए, 1000 रुपए पर मंथ। सर और जो लगवाए किसी तो जंक्शन? देखिए ये लगवाई इन्होंने खुद, हमने पकड़वाई। हमने पुलिस को बुलाया कि एफआईआर कटवाएं। पुलिस वहाँ बैठी है कि भाई आप एफआईआर कटवाएं, हम इनको अरेस्ट करते हैं। इन्होंने अरेस्ट नहीं होने दिया। मेरे पास उसकी वीडियोस मौजूद हैं, आज भी मौजूद है। इसके बाद सुरजानी में आप देखें एक हमारे जो है इलाके का सुरजानी इलाके का काउंसलर जब शहीद होता है तो जंग पूरी पीएमटीज पकड़ी गई जहाँ से बिजली पावर जो है वो कुंडों के जरिए दी जा रही थी, पूरी पीएमटीज। तो मेरा इख्तलाफ ये था कि जब आप बिजली नहीं दे रहे तो हम बिल नहीं देंगे। पहले महीने हमने बिल रोका है, एक दिन भी नहीं हुआ था ऊपर, और वो आके इन्होंने गरीब लोगों के घरों की बिजलियां काट दी। तो सर इसका मतलब ये तो नहीं कि उन विचारों के साथ इस कदर गुस्से का इज़हार किया जाए कि वो उन्होंने देखे बात यह है, एक इस फेल को तो किसी हालत में मैं भी ये नहीं बोलूँगा कि मेरा फेल ये सही था। एक रिएक्शन था जो उन्होंने रिएक्शन दिया, एक जज्बाती जल्दबाज़ी था, और उसपे मैं माफ़ी माँग चुका हूँ उन एहलकारों से। कराची इलेक्ट्रिक से मैंने कभी माफ़ी नहीं माँगी, उन एहलकारों से, क्योंकि देखिए वो वाक़ई गरीब लोग थे। उनका शायद इतना कसूर नहीं हुआ, लेकिन कसूर है। यही लाइनमैन तो जो है लोगों को बिजली फराहम कर रहे हैं चोरी की। कराची इलेक्ट्रिक का डायरेक्टर तो नहीं आता बिजली फराहम करने, मोहनिस अलवी तो उठ के नहीं आता, ताबिश गौहर तो नहीं आता, ना हुमायूं सगीर आता है। ये तो इन्हीं के ज़रिए चोरियाँ कुंडे लगते हैं ना। तो ये तो भी तो वही बेनिफिशरीज़ हैं जो दूसरे थे। और मैं आपको बता, इस वक़्त कराची में करोड़ों रुपए सिर्फ़ इनडायरेक्टली बिजली चोरी करके इनकी जेबों में जा रहे हैं। आवाम सफ़र कर रही है। जो लोग 1500 रुपए महीने के ऊपर अपना यूनिट या अपने कारोबार चला रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, वो दूसरों को भी सफ़र कर रहे हैं, और ये 1500 रुपए किसी की जेब में नहीं जा रहे। ये 1500 रुपए ये जो चोरी करवाने वाले हैं कराची इलेक्ट्रिक के मुलाज़मीन, उनकी जेब में। मैं बारह दफ़ा कह चुका हूँ कि फोरेंसिक ऑडिट करवाएँ ना, एक दफ़ा करवा तो लें, आपको पता चल जाएगा। आज आपके बिजली के मीटर, उसकी लैब कौन-सी है? अगर खुद चोरी करते हैं, खुद बेईमानी करते हैं, खुद ही ऑडिट करते हैं और खुद ही अपने फोरेंसिक करते हैं मीटर्स का, और आपको बिल भेज देते हैं। कौन बचा हुआ है इस शहर में? हम सब चोर, ये साहूकार जो हमारा इस्तेहसाल कर रहे हैं, जो हमें ज़ुल्म के चक्की में डाल दिया, जो इतनी महँगी बिजली पूरे कॉन्टिनेंट में नहीं है। आप सोचिए कि बांग्लादेश में 5 रुपए 7 में बिजली बिक रही है, इंडिया में 5 रुपए 7 में बिजली बिक रही है, अफ़गानिस्तान में 11 रुपए में बिजली बिक रही है, और हम 69 रुपए में खरीद रहे हैं। किस चीज़ से बना रहे हैं? ज़ैतून के तेल से बना रहे हैं? हीरा डाल रहे हैं, सोना डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? मुझे खुदा की कसम ये कहा गया कि भाई आपको नहीं पता कि हमारे पीछे कौन लोग हैं। अब आप सोचिए कौन लोग होंगे। सर बड़ी गहरी बात की है आपने। आप मुझे ये बताएँ गुलपानी साहब, इस वक़्त शहर के कारोबारी हालात बकौल आपके तनज़्ज़ुल की तरफ हैं और मुल्क के अंदर भी एक फ़िज़ा जो है वो अनारकी की है। लेकिन उसके बावजूद हमें तो ये दावे सुनने को मिलते हैं कि शहर का अमन बहाल हो चुका है, कारोबार अपनी तरक्की पे। आप क्योंकि बतौर ताजिर तंज़ीम नुमाइंदा हमारे साथ आज मौजूद हैं, क्या आज भी मार्केटों के अंदर भत्ता लिया जाता है? क्या लोगों से आज भी पर्ची के बुनियाद पे पैसा वसूल किया जाता है? बिल्कुल पैसा वसूल किया जा रहा है। व्हाट्सएप पे कॉल्स आ रही हैं बाहर के नंबरों से, और इसकी बाकायदा हमने पुलिस को रिपोर्ट्स भी की हुई हैं। लेकिन एक चीज़ पे अभी हमने अपना फ़ैसला किया है अब चंद दिनों पहले से। एक तो हमने अब एफआईआर नहीं करवानी। वजह? वजह तलबा ये है कि पिछली दफ़ा हमने एक केस के अंदर पुलिस के साथ मिल के एक बत्ताखोर को पकड़वा दिया। हमसे बहुत बड़ा जुल्म हो गया यार। वो बत्ताखोर 50,000 या लाख रुपए लेके जा सकता था। हमने अगले दुकानदार को कन्विंस किया कि नहीं यार, हमने पुलिस के साथ मदद करनी है और ये पकड़वाने, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और मेरी शुरू से पॉलिसी ये है। यार उसने जब एफआईआर कर गई 60,000 रुपये उस इलाके के एसएचओ उस मुद्दई से लेकर ये रिश्वत,
फिर ये केस सीटीडी में चला गया, तो सीटीडी के एहलकार ने अलग रिश्वत दी 50,000 रुपये। फिर वो कोर्ट में जो धक्के खाए हैं और पेशकार को पैसे दिए हैं वो अलग दिए अगले ने। तो उसने कान पकड़ लिया कि भाई आज के बाद मैं नहीं, और फिर फ्रंट पे आ गया उस बत्ताखोर के सामने अगला। उसने बत्ताखोर को जाके कोर्ट में पहचाना भी है और सारी चीज़ें। उसने इसके साथ इतना ज़ुल्म किया इन पुलिस वालों ने कि मैं आपको बता नहीं सकता। भाई हमारा गुनाह हो गया है इस मुल्क में, कानून पे और आइन पे। हमारे अब हम एफआईआर नहीं करवाते, हमने मना कर दिया है, एफआईआर हम नहीं कटाएंगे। मेरे पास ऑडियो मैसेजेस हैं मुद्दई के, मैं आपको भेज दूँ, आपके पाँव से ज़मीन निकल जाएगी जिस तरीके की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करता। बोलता मैं पुलिस, हमें फिर भी लोग बताते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से इस शहर में क्राइम रजिस्टर करना शुरू किया करवाया था। हमने आपको पता है फ्रंट लाइन पे जब आपके लियारी गैंग वॉर थी और ये दूसरी एक सियासी तंजीम बत्ता लेती थी, उस पे हमने बाकायदा फ्रंट लाइन पे आए और इस शहर में इस चीज़ को हमने रुकवाने के लिए हमारा अहम किरदार है। अगर पुलिस ने, रेंजर ने ऑपरेशंस किए तो फ्रंट लाइन पे हम भी थे, हमारा काम नहीं था ये। लेकिन हमने हमेशा पुलिस को, कानून को, आइन को तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया। लेकिन इस वक्त जो भी एसएचओज़ लगे हुए हैं, मैं किसी एसएचओ से मुतमईन नहीं हूँ इस शहर के। खोपलानी साहब, अगर क्राइम रिपोर्ट नहीं करेगा ताजिर, तो ताजिर का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? ताजिर क्राइम की रिपोर्ट जान को कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि वो अपना कारोबार कर सके? कैसे अपना तहफ़्फ़ुज़ आप खुद कर लें? लेकिन हम लिख के, मैंने आपको एक चीज़ आपको जो है व्हाट्सएप पे भेज दी है, एक लेटर जो हमने लिखवा दिया है। लेकिन हम एफआईआर नहीं कर पाएंगे। आप मुझे बताएं ना, जब पुलिस वाला जो मुद्दई से रिश्वत लेता है तो क्या हमारी सुनवाई तो है नहीं। मैं खुला हम बोल रहा हूँ ना, पता है एसएसपी को कि और वो एसएचओ आज भी एक थाने में लगा हुआ है और शहर के बड़े थाने में लगा हुआ है। क्या बोलूँ मैं? मुझे बताएं ना, अगर अगर उसको सजा मिली होती पुलिस वाले को, तो हम, आप और हम बोलते हैं। पता है अभी ये बात उस एसएसपी तक पहुंचेगी, उनको पता है कि मुझे बोला यार मैंने उसको डांटा, मैंने उसके साथ बुरा किया, मैंने ये किया। यार आपने कुछ भी नहीं किया। आपने मुद्दे को क्या आप उससे पैसे निकलवा के वापस दिलवा दे। हमने तो एक दिन जैस्मीन मंजूर के प्रोग्राम में हमने सीआईडी से 8 लाख रुपए मुद्दे को वापस दिलवाए थे। ये प्रोग्राम भी तो हमने शहर में किया है ना। मैं आपके तो चैनल तवज्जुह से बोलता हूँ उस एसएसपी को कि आप वो पैसे तो वापस दिलवाएं उस मुद्दे के। यानी कि आप अब ये कह रहे हैं कि हम जो है भत्ता माँगने वाले से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन हम पुलिस के पास नहीं जाएँगे। नहीं, नहीं, हम उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम तो देखिए, फिर आप कैसे मुकाबला? देखिए उससे मुकाबला देखिए, हम पुलिस को बता रहे हैं ना, आप पकड़ो। जब पकड़ेंगे फिर हमें बोलेंगे एफआईआर आप हम नहीं देंगे। हम तो नहीं देंगे। हम तो एफआईआर करने नहीं आएँगे अब आगे। आप पकड़ो। यानी कि आपके मुताबिक आपको कानून तहफ़्फ़ुज़ बचाने में, आपका जान और माल बचाने में नाकाम नज़र आता है। आपके सामने आज शहर में बत्ताखोरी नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, बड़े-बड़े ब्रिज गिर गए, ठीक है? सारी चीज़ें खत्म हो गई, फिर यहाँ की पर्चियाँ क्यों आ रही है? और मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दिया। ठीक है। सर ये बताएँ कि इस वक़्त जो टैक्सेस की सूरत-ए-हाल है, वफ़ाकी सतह से हो या सूबाई सतह से हो या बल्दियाती सतह से हो, उसके मुतालिक कराची का ताजिर क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखता है? उन टैक्सेस के मुतालिक आप कितना मुतमईन हैं और कितना हद तक आप कंफ़र्टेबल हैं वो टैक्स अदा करने में? देखिए, टैक्सेस किसी भी मुल्क की मईशत को या निज़ाम को चलाने के लिए बैकबोन होती है। लेकिन उसका तरीका ये नहीं होता जो टैक्स दे रहा है उसी के ऊपर आप जो है लादते रहे। एक ऊँट के ऊपर या एक गधे के ऊपर या घोड़े के ऊपर या खच्चर के ऊपर आप कितना वज़न डालेंगे? जितना वो उठा सके। हमारी तो खच्चर, ऊँट, गधे से भी बुरी हालत कर दी गई है। इनकम टैक्स हम अलग देते हैं, 6% 7%, 16% हम देते हैं सेल टैक्स, फिर इसके ऊपर वैल्यू एडिशनल टैक्स देते हैं, फिर इसके ऊपर हम फर्दर टैक्स देते हैं। तो ये मैकेनिज़्म जाके आपका पहुँचता है 40%। ये तो फेडरल का है। फिर आप आ जाएँ सूबाई टैक्स के ऊपर, सूबाई गवर्नमेंट का टैक्स अलग होता है, एक्साइज़ टैक्स वगैरह। फिर वो जो है आपका डिस्ट्रिक्ट टैक्स अलग हो गया। अब ट्रेड लाइसेंस आपने डिस्ट्रिक्ट से लेना, ठीक है? सर ये क्या मामला है? आपने इस पे कुछ इज़हार ख़याल किया था मुझसे कि आपके पास कोई ट्रेनी इंस्पेक्टर भी आए, थोड़ा उस मौज़ू पे भी देखिए, एक मोहम्मद बलोच करके मेरे पास आया, लियारी डिस्ट्रिक्ट से। नासिर करीम साहब जहाँ के चेयरमैन हैं, उनका बंदा नाम मोहम्मद बलोच। वो आया लियारी में, फ़कीर मोहम्मद दुर्रा खान रोड, जहाँ पे लियारी में आपने देखा था मुकाबला हुआ था बहुत बड़ा, तो उस जगह पे गोदाम से, वहाँ से आया। उसने बोला भाई गोदाम का देखिए, ट्रेड लाइसेंस का मतलब क्या है? ट्रेड तो लाइसेंस लेंगे, वो ट्रेड तो नहीं है। एक गोदाम बंद पड़ा है, वहाँ पे किसी सामान रख दिया अपना, तो उसके लिए उसने बोला 15,000 रुपये आप टैक्स देंगे, 10,000 रुपये रिश्वत। नहीं, वो डेज़िग्नेशन उन साहब की आप कुछ बता एक्टिंग इंस्पेक्टर, एक्टिंग इंस्पेक्टर, एक्टिंग इंस्पेक्टर, वो कहाँ के मुलाज़िम थे? वो डिस्ट्रिक्ट के मुलाजिम है, अच्छा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पोस्ट है? अल्लाह को पता है। मैं कल इंशाल्लाह मेयर को लेटर भेजूंगा, सीएम को भी लेटर भेजूंगा। जवाब इंशाल्लाह नहीं आएगा, मुझे पता है जवाब नहीं आएगा, लेकिन मैं कल लेटर लिखूंगा कि ये क्या है। और ये गैजेट आप किससे पूछिए निकालते हैं कि आपका जो दिल चाहे आप लगा दें शहर के ऊपर। आपका काम है लोगों को जो है नौकरियां, कारोबार
सपोर्ट करना। आप देखिए पंजाब गवर्नमेंट अच्छा, आपकी बात रह गई, वो साहब आए तो फिर आपसे क्या मांगा? मैं 10,000 रिश्वत और 15,000 चालान। तो मैंने तो बोला भाई 2-2,500 की बात हुई थी जो मलिक फयाज के टाइम पे, हम देंगे 2500 आप ट्रेड लाइसेंस बना दे, 2500 ले जाएं, और 500,000 तुमको फिर भी चाहिए तो ले जाए, वैसे मैं रिश्वत तो नहीं बोलूंगा, सर्विस फीस बोलूंगा और क्या कहूंगा। लेकिन इनके नज़दीक कुरान, हदीस, रब का निज़ाम कुछ भी नहीं है, इनके नज़दीक पैसे का निज़ाम है सब। यानी कि आपको सूबाई सतह से भी टैक्सेस का प्रेशर है, आपको वफाकी सतह से भी टैक्सेस देने हैं, और आप जो बता रहे हैं कि बल्दियाती इदारे से भी आपको टैक्सेस के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसा ही है। तो आपने फिर क्या लाएमल सोचा है, क्या पॉलिसी बनाएगा ताजिर कराची का कि इन टैक्सेस के अज़दाम के दौरान कैसे कारोबार पनपेगा, कैसे सरगर्मियाँ माशी फ़रोग़ पाएँगी? देखिए 20 करोड़ आबादी का शहर है या मुल्क है, 20 करोड़ आबादी या 25 करोड़ आबादी के मुल्क में चीज़ें तो रोज़गार चलेगा, लेकिन चलेगा अब ऐसा घिसते पड़ते, छोटे-मोटे आप तरक्की नहीं कर सकते। आपका ना देखिए इंडस्ट्री आपकी बंद होना शुरू हो गई। आप देखें पूरी इंडस्ट्री आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री भी तबाह हो गई। आप नई चीज़ें तो सब छोड़ दें। पंजाब में इंडस्ट्री मुंतकिल हो रही है, पंजाब का निज़ाम फिर भी यहाँ से बहुत बेहतर है। मैंने ये महसूस किया है कि कराची का ताजिर पंजाब से बड़ी मोहब्बत रखता है। अतीक मीर साहब आए, उन्होंने भी कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ, आज भी पंजाब का सीएम हमसे बेहतर है। आप भी ये कह रहे हैं, आखिर वहाँ ऐसी क्या पुरकशिश मनात है जो कि ताजिर को अपनी जानिब मबज़ूल करती नज़र आती हैं, और यहाँ पे क्या ऐसा नहीं है? आप इंडस्ट्री लगाएँ पंजाब के किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाएँ कि मैंने यहाँ इंडस्ट्री लगानी है, वन विंडो पे आपके तमाम फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएँगी। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ रिश्वत नहीं है, लेकिन इस तरह की रिश्वत नहीं है जैसी सिंध में, वहाँ रिश्वत ना होने के बराबर है, नंबर 1। नंबर 2 वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन जितना भी है आपका प्रॉपर्टी का, वो टोटल कंप्यूटराइज़ है। आपके मोबाइल पे अब मैसेज आ जाएगा आपका हर चीज़ का। आपने यहाँ ट्रांसफ़र कराई, आपको एसएमएस आ जाएगा। आपने जो-जो काम किया, आपका टैक्स का चार्ज है, वो सब कुछ इस पे आ जाएगा। आपको वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। इस वक़्त आप देखें एन्क्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे, आपको कहीं भी रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही पूरे पंजाब में। दुकानें तोड़ी जा रही हैं, फुटपातें तोड़ी जा रही हैं, लेकिन एन्क्रोचमेंट खत्म करके शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस नहीं आ रही इसलिए एन्क्रोचमेंट खत्म। और सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ये आपके चैनल मेरा 7वाँ या 8वाँ चैनल होगा जिसके ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ। केएमसी फ़कीर मोहम्मद दुर्रा खान रोड की, केएमसी की लाख मन की लीज़ें निकालें, रजिस्ट्रार ऑफिस में लीज़ें हो रही हैं। फुटपाथ पे 20-20 फुट की फुटपाथ लीज़ करके केएमसी बेच रही है, और केएमसी बेनिफिशियरी है डायरेक्ट। लीज़ें कर रही है रजिस्ट्रार ऑफिस में। बाकायदा स्टैम्प पेपर के ऊपर आपका जो है ये फुटपातें जो है लीज़ें हो रही है, दबा के लीज़ें हो रही हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट को लीगलाइज़ किया जा रहा है, कानूनी रंग दिया जा रहा है। कानूनी रंग दिया जा रहा है, जबकि कानून नहीं बनता। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नक्शा है, उसी नक्शे के ऊपर डीसी ऑफिस में एन्क्रोचमेंट पे ये काटी लगा के वो जमा करा रहे हैं दूसरा नक्शा, उसी नक्शे पे अपने ड्राइंगें लगा के। आप जाएँ डीसी ऑफिस से अभी फर्द आप आएँ मेरे पास, हमको 1-2 प्रॉपर्टी का डीसी ऑफिस से नक्शा निकाल दें तो आपको नज़र आएगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो नक्शा है, उसके ऊपर एन्क्रोचमेंट का नक्शा अलग से केएमसी ने जमा करा दिया डीसी ऑफिस में। शहर कराची के अंदर दोबारा से इंक्रोचमेंट का सिलसिला होने के बावजूद इस इंक्रोचमेंट को लीगलाइज़ किया जा रहा है। ज़रा उसको मज़ीद बयान। देखिए अब वहाँ सीएम पंजाब जो है, वो एन्क्रोचमेंट ख़त्म कर रही है। वो सबको अपनी लाइन के अंदर लेकर आ रही है। वो बोल रही है बाहर आपका डिस्प्ले पे कोई चीज़ फुटपाथ पे नहीं रहेगी। यहाँ पे दुकानदार का माल अगर कहीं लोडिंग अनलोडिंग हो रहा होता है ना, एम ए जिन्ना रोड पे, वो उठा के ले जाते हैं। लेकिन अब मेरे साथ चलें, आप पूरा एम ए जिन्ना रोड पे आपको जो है पथारे नज़र आएँगे। रेहड़ियाँ रात को 3-3 लाइनें लगी हुई हैं रेहड़ियों की। कोई जूते बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई दुनिया भर की चीज़ें। वो है आप एम ए जिन्ना रोड मेन रोड के ऊपर। केएमसी के बाहर आप देखें, हेड ऑफिस के बाहर जो है लाइन से एन्क्रोचमेंट चल रही है। जो लंडा बाज़ार लाइट हाउस ख़त्म की गई, आपने ख़त्म की नाले के ऊपर, अब बाहर देखिए पूरी लाइन से पथारे लगे हुए हैं। बाकायदा जो है पथारे, एन्क्रोचमेंट केएमसी डायरेक्ट करवाती है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी केएमसी है। इस शहर का हाल तबाह और बर्बाद करने में केएमसी का सब पूरा हाथ है। अब हम कैसे सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट करें आप बताएँ? हम वहाँ पंजाब जाते हैं, आप जाएँ तो आपको यूरोप के बराबर आपको रेड लाइन नज़र आती है, मेट्रो नज़र आती है, ग्रीन लाइन नज़र आती है। कोई आपको खड्डा कसूर तक चले जाए लाहौर से, आपको खड्डा नहीं मिलता। और यहाँ पे आप शाहराह फैसल के अलावा कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पे खड्डा ना हो। आप जो डिफेंस के अंदर भी चले जाएँ तो आपको जो है आपका सस्पेंशन का बेड़ा गर्क हो जाता है गाड़ी का, और वहाँ पे आप चले जाएँ तो आपको ऐसा लगता है कि आप यूरोप में घूम रहे हैं। वहाँ पे कानून है, वहाँ पे ना आपके वायलेशन होती है इसमें। आप मुझे ये बताएँ, ट्रैफिक पुलिस वाला मोटरसाइकिल वाले को पकड़ता है, उसके साथ ज़ुल्म करता है। इस शहर में कोई बोलने वाला है? सीएम सो रहा है? ये सारे मिनिस्टर जो है पी पा करते हुए घूम रहे होते हैं। इनको नज़र नहीं आता कि 20 आदमी 10 आदमी ट्रैफिक पुलिस का जत्था जिस तरीके से जो है आपका लोडिंग गाड़ी वाला सुबह निकलता है, वो चालान करवा लेता है अपना मामला से। आपको मैं हैरत की बात बताऊँ,
स्कूल बच्चे, मासूम स्कूल के मासूम बच्चे जिस वैन में जाते हैं, आप उस वैन वाले को बुला के पूछे कि उसकी भी भत्ता दिया जाता है। अब क्या कहेंगे, कहाँ-कहाँ अपना नौहा रोएँगे। जिस स्कूल बस जो कि येलो कलर की होनी चाहिए और स्कूल बस आपकी सिंध गवर्नमेंट को या आपकी लोकल गवर्नमेंट को या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों के सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए, उस स्कूल बस की जगह ये जो आपके सीएनजी के सिलेंडर लगी हुई बसें हैं या वैनें हैं या सुजुकियाँ हैं या रक्शे हैं या चिंची हैं, उनसे भी भत्ता लिया जाता है। बाकायदा चेक पोस्ट जो बनी हुई है, इनकी चौकियाँ बनी हुई हैं, उसपे भत्ते की पर्ची इश्यू होती है। आए मैं सुबह आपको बताता हूँ, मेरी मार्केट में जो कंटेनर आएगा उसने सुबह ₹500 की पर्ची कटती है बाकायदा इस शहर में पुलिस की। भत्ते की पर्ची पुलिस काटती है। मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आएँ सुबह, मैं आपको दिखाता हूँ 50 पर्चियाँ एक साथ काट के, अच्छा एक मोबाइल फिर पैसे ले जाएगी तो दूसरी नहीं आएगी। ये इनका बड़ा ज़बरदस्त काम है। तो इस शहर को तो जो जिसका जैसा दिल चाह रहा है ना, वो नोच रहा है, नोच रहा है, नोच रहा है और खा रहा है। तो बानी साहब, इतना मुश्किल आपने बताया कि शहर का हाल है, ताजिर के लिए कारोबार करना मुश्किल है। तो जनाब अली, जब शहर के अंदर बाकायदा तौर से ऑर्गेनाइज़ क्राइम होता था और शहर के अंदर फायरिंग होती थी, लोगों की अमवात होती थी, इतनी शिकायतें तो हमने तब भी नहीं सुनी आपसे। अब जबकि अमन-ओ-अमान की बहाली है, शहर के अंदर लोग सुख का साँस ले रहे हैं, कारोबार इतना दगरगू क्यों है? इतना ज़बूआली का शिकार क्यों है? क्या वो वक़्त बेहतर नहीं था? यार आप यकीन करें, मैं आपको दिल की बात बताऊँ, वो एक सियासी पार्टी थी ना, वो 10, 20, ₹50 लेती थी। खुदा की कसम इन लोगों को किसी को नहीं छोड़ती थी। ये गिद्ध हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं थे। उसको बाकायदा प्लानिंग के साथ उनको रोका गया और हमने जो है हुकूमत का और इदारों का साथ दिया और इसके बाद हम पे गिद्ध छोड़ दिए गए। ये बात आपकी बिल्कुल सच है। मैं बरमला ये इज़हार करता हूँ कि वो लोग जब मौजूद थे ना, ये गिद्ध नहीं थे। ये गिद्धों को हमारे साथ ज़ुल्म ये हुआ कि वो छोटे से मामले को देखते हुए हमने जो है, ख़ैर हमने तो कभी उनको भी कभी कुछ नहीं दिया था, लेकिन उनका जब मैकेनिज़्म मौजूद था ना इस शहर में, ये गिद्ध नहीं थे। इस वक़्त ये गिद्ध हमारे पे जो मुसल्लत हो गए, उनके जाने के बाद आज हमें दुःख भी होता है, अफ़सोस भी होता है, लेकिन अब हमारे पास कोई अल्फ़ाज़ नहीं है कि हम कुछ कह सकें। सर, आपने जिन हालात का ज़िक्र किया है, ये सुन के तो हर आँख आपदीदा हो जाए, हर दिल दिल गिरफ़्तार हो जाए। लेकिन क्या कोई सूरत-ए-हाल, कोई रोशनी की किरण, कोई ऐसी सूरत नज़र आती है कि दोबारा से शहर अपने पैरों पे खड़ा हो सके? दोबारा से कारोबार की सरगर्मियाँ फ़रोग़ पा सकें और आप लोग अगली दफ़ा जब हमारे साथ बैठें, तो आप ये कह रहे हो, भई हम आज बड़े खुश हैं। भला भाई हमें तो उम्मीद नज़र नहीं आती। एक थाना बिकता हो 3 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए में, क्या बेहतरी की सूरत नज़र आएगी? एक बंदा नौकरी 5 लाख रुपए दे के सरकारी नौकरी लेता हो, क्या बेहतरी की सूरत नज़र आएगी? जिस शहर के नाअहल हुक्मरान 22 साल से या 15 साल से या 17 साल से जो हुकूमत में है, वो इस शहर को पानी पाइपलाइनों से ना दे सकें, क्या सूरत-ए-हाल नज़र आएगी? गैस के सिलेंडर हमारे घरों में भेज दिए गए, नाकिस सिलेंडर भेज दिए गए। कितनी बहनें, कितनी बच्चियाँ, कितनी माएँ इस शहर से जो है इन हादसात का शिकार हो गई। क्या आपको मेरे को और सूरत-ए-हाल नज़र आएगी? आप मुझे ये बताएँ, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन एक वाहिद इदारा था जो हुकूमत का था, उसको केई बना के इस 7-8 डिस्ट्रिक्ट का आपका शहर है, आपकी 3 करोड़ आबादी के शहर में एक आदमी को मैकेनिज़्म दे दिया गया, मोनोपोली कायम कर दी गई। क्या आपको बेहतरी नज़र आई? सिंगापुर में आपसे आबादी ना होने के बराबर है आपके मुकाबले में, छोटा-सा मुल्क है। 12 सिंगापुर के अंदर सिर्फ़ आपकी जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशंस हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई, मैं सिर्फ़ सिंगापुर की बात कर रहा हूँ। अगर ये 12 कंपनीज़ बिजली फराहम कर रही हैं। बिजली फराहम कर रही है। मैं ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, वहाँ पे आपके घर पे $100 से ऊपर का बिल नहीं आता था। 24 घंटे हमारा वहाँ पे हीटर चलता है, हीटर। ऐसी नहीं, आप वहाँ पे जो है सर्दियों में नहीं बैठ सकते। $100 पाकिस्तानी उस वक़्त ₹90 का डॉलर था, तो ₹9,000 बनते थे जिस वक़्त मैं वहाँ रहता था। तो और कराची का बिल 40,000 ₹33,000 आता था। ₹9,000 में वहाँ पे कंपनियाँ आती थी, भाई आप 2 महीने आपको फ्री, आप हमारा ये बिजली का कनेक्शन लगाएँ। आपने एग्रीमेंट किया, साल भर उसको चलाया, फिर दूसरे साल आपने नई कंपनी ले ली, 2 महीने आपको फिर फ्री। ये अपॉर्च्युनिटीज़ आपको क्यों नहीं है? इस जिन गिद्धों के बीच में हम फँस गए हैं ना, मुझे तो कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। हमने तो अपना वक़्त निकाल लिया, हमारे वालिदैन ने अपना वक़्त निकाल लिया। हमारे बच्चों के लिए इस शहर में जीने का कोई सामान मुझे नज़र नहीं आता। कुबलानी साहब, सूरत-ए-हाल वाक़ई में गंभीर है और हालात भी कुछ अजीब से हैं। लेकिन इस सारी सूरत-ए-हाल के बावजूद हम देखते हैं कि लोग इस शहर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं।
कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इस शहर को हम दोबारा से ज़िंदा करेंगे, कई लोग ये भी कहते हैं कि शहर फिर से रोशनी का शहर हो जाएगा और इसमें कई लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि शहर को हम आलमी मयार का शहर बनाकर दम लेंगे। क्या आपको उनके दावों में कुछ भी सदाकत नज़र नहीं आती? कौन करेगा? जो लोग आपके ऊपर रूलर थे, कितने साल हो गए? अब तक तो कुछ नहीं किया, आगे कैसे करेंगे? मुझे ये बताइए ना, मेरे तो इलेक्शन में हाल देगा, करोड़ों रुपए ले गए, सीटें बेची गई, 3-3 दिन रिजल्ट रोके गए। मैं तो क्या मैं नोहा पढ़ूँ? क्या मैं किसी से बोलूँ? कोई भी इस माँ की धरती से जो है ना, वो सिंसियर नहीं, क्योंकि उनके मफाद नहीं है। हाँ, हमेरा और आपका मफाद ये है कि हमने रहना भी है, जीना भी है, मरना भी है। जो आपके पॉलिटिशियंस है, वो देखें आप, आखिरी वक्त उनका कहाँ गुजरता है, उनकी मौतें लंदन में आती हैं। एक अभी देखें ना, एक आपकी दीनी जमात के अभी एक मिनिस्टर रह चुके थे, उनका इंतकाल अभी लंदन में, वो वहीं तदफीन हो गई। तो भाई मेरे को नहीं लगता कि कोई इससे सिंसियर, और ना लोगों को आने देंगे। यहाँ पे वो माशरा हो चुका है कि आपका अशराफिया का लेवल अलग है, और बाकी जो कमीन है, हम सब भेड़ बकरियों के भी कुछ हुकूक होते हैं, हमारे कहीं हक नहीं है। ना हमारी नौकरी है शहर में, ना हमारे पीने का पानी है, ना बिजली है, ना गैस। आप मुझे बताएं हम कहाँ करें? आज आप सिलेंडर खरीदते हो, बिजली का, अब तालीम, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो आपको पहला राइट देता है कि एजुकेशन, हेल्थ और जॉब is the responsibility of the government of Pakistan, the responsibility of the state। आज तक आपको बच्चे को ये तालीम मिलती है? आप मुझे बताएं ना, एक ओ लेवल का आज अगर बच्चा कोर्स करने जाता है, इसकी माना 27 से 30 हज़ार रुपये खर्चा है। अगर वो आखान बोर्ड का कोर्स के ऊपर किसी स्कूल में जाता है, तो उस स्कूल की फीस कम से कम 3.5 से 4 हज़ार रुपये, और 4 बच्चे अगर किसी के हों, वो 25 हज़ार 20 हज़ार की सैलरी में अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? कोई इस मुल्क में आपकी बेसिक कोई है, कोई सपोर्ट है? आपने अपनी पूरी मुल्क, आज आप बात कर रहे हैं कि दुनिया की वीज़ा आप देखें, मैं हैरत करता हूँ कि हमें अफ्रीका के वीज़ा नहीं दिया। इथियोपिया ने वीज़ा मेरा रिजेक्ट किया है, इथियोपिया ने, जबकि मेरे पासपोर्ट पे अमेरिका, कनाडा के वैलिड वीज़ा लगे हुए हैं। दुनिया का कौन सा कंट्री ऐसा है जिसका आप नाम ले, मैंने विजिट नहीं किया हो? ठीक है, मैं साल में मेरे 10-12 जो है विजिट्स होते ही हैं, फिर भी इथियोपिया अब आज आपको वीज़ा देने को तैयार नहीं है। ये हाल आपने पासपोर्ट कर दिया, कैसे कर दिया? ये भीख मांगने वाले ऐसे भीख मांगने नहीं निकले, आपने इनको भिखारी बना दिया। आपने इनके घर के हालात वो कर दिए कि ये सब, हर बंदा जो बोलता है कि अब मैं भीख मांगने बाहर चले। इंटरनेशनल लेवल पे हम गदागिर प्रोड्यूसर हैं, हमें मानना चाहिए हमारी कमी, खामी, एहलियत, ना एहली। आप इसका जवाब मुझे कोई दे दे कि हमारी एहलियत है, या हमारी कामयाबी है, या हमारी नाकामी है। आज बरमिला एक्सेप्ट तो करें कि हम बीइंग अ नेशन कहाँ खड़े हैं। हम आज चाइना हमारे पीठ पे, हम चाइना का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हम सऊदीया का दरवाज़ा खटखटा, हमारे लोग वहाँ जाके काम करते हैं, वहाँ पे भाई वायलेशन नहीं करते रूल्स की। भाई रूल्स की वायलेशन इसलिए नहीं करते कि उनको बेसिक राइट्स है वहाँ पे। वहाँ पे अगर एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, वहाँ पे 3,000 रियाल उसकी मिनिमम सैलरी है, 2.25 लाख रुपए हो गए, और वो ओवर टाइम करता है, 3-4 लाख रुपए कमाता है, तो उसका मैक्सिमम खर्चा उस मुल्क में 30-40 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं है, वो 3 लाख रुपए बचा के आपके मुल्क को बेचता है। आज आप बोल रहे हो कि हमें जो है नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज़ ने बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज भेज दिया। आपको मैं ये इंकशाफ करूँ, प्लीज़। आपके चैनल के तवज्जुद से, खुदा की कसम 50% से ऊपर ज़कात आई है इस मुल्क में। आए जेडीसी को बिठाए कितनी ज़कात इस दफ़ा ली है। आए आप ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन को पूछें कि इस दफ़ा कितनी ज़कात बाहर से आई है। आए WMO वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन से पूछते हैं इस दफ़ा कितनी ज़कात आई है। छिपा से पूछें, एदी से पूछें, सैलानी से पूछें। इन तमाम लोगों ने यूके में, अमेरिका में अकाउंट्स खोल दिए, टैक्स के जो सारे मामला पूरे कर दिए। 50% से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज पिछले माह सिर्फ ज़कात की मद में आया है। एक टाइम ये था पाकिस्तान बाहर दो मुल्कों में ज़कात भेजने वालों में था, आज लेने वालों में शामिल हो चुका है। अब आप मुझे बताएं एहलियत क्या है, कामयाबी क्या है, या नाकामी क्या है? गुबलानी साहब, इस वक़्त जो मुल्क का ओवरऑल हाल है, वो आपके मुताबिक दुरुस्त नहीं है। क्या जो पिछला दौर हुकूमत था, वो दौर हुकूमत आप लोगों के लिए बेहतर था? सारी खराबी पिछले दौर से हुई है, सारी खराबी पिछले दौर से हुई है। जो आप एक्सपेरिमेंट करने निकले थे, हमने जिस दिन, देखिए ये पिछला दौर और उससे पिछला दौर, जब नवाज शरीफ के टाइम पे विद होल्डिंग टैक्स लगा, हमने बोला आप जुल्म कर रहे हैं आप। और ये नॉन टैक्स फाइलर, नॉन टैक्स फाइलर क्या होता है? सब टैक्स फाइलर हो सकते हैं। आप अपने इदारे को सही करें, एफबीआर चाहती ही नहीं है कि लोग टैक्स फाइलर हो। आप एक कानून बना दें कि भाई हर शख्स ने अपना रिटर्न फाइल करना है, चाहे जीरो का हो, चाहे उसने कपड़े धोबी को दिए उसका भी पैसे माने जाएंगे, चाहे हमने उसमें ज़कात दी हो। आप अपने मंतक के अलावा कोई चीज़ मानते नहीं हो।
आप बोलते हो कि हमारे पास सिस्टम ही नहीं है कि 4-5 करोड़ लोग आ गए अगर टैक्स नेट में, तो हम क्या करेंगे? ओ भाई, ज़ीरो का फाइल रेट बनाए ना, क्यों नहीं? आपकी न्याय रेट दूसरों पे क्यों डालते हैं? ये पिछले दौर में भी हमारे साथ जुल्म हुआ, इससे पिछले दौर में भी जुल्म हुआ। आपके पास कोरोना का इतना बड़ा पीरियड था जितने आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते थे, आपने नहीं बढ़ाई। आज भी आपके पास जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं दुनिया में, आज भी आप चाहें तो जिस चीज़ पे सैंक्शन लगाया चाइना, आप वो टेक्नोलॉजी जहाँ पे लगवाते, आप अपने जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन बनाते, आप हर डिस्ट्रिक्ट को जो है फ़ोकस करते, आप जाके आज कहाँ से कहाँ खड़े होते। मैं आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ। इंडिया में महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र स्टेट, आप महाराष्ट्र स्टेट की स्टडी करें, लोहे से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो स्क्रैप की हो, चाहे गाड़ी बनाने की हो, चाहे सरिया बनाने की हो, चाहे एल्युमिनियम बनाने की हो, वो तमाम की तरह तमाम महाराष्ट्र स्टेट करता है और बाकी लोगों को वो सप्लाई करता है। गुजरात स्टेट जो कि इनका बैकवर्ड एरिया था, टिम्बर से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है, फर्नीचर है, दरवाज़ा मेकिंग है, सॉ मिल्स हैं, हर चीज़ वो आपका गुजरात स्टेट करता है। अब बात करें बैंगलोर की, बैंगलोर इस वक्त दुनिया का बेहतरीन आईटी एक्सपोर्टर बन चुका है। बैंगलोर को इन्होंने फोकस किया सिर्फ और सिर्फ इधर। अगर आप यूपी की तरफ चले जाएँ, तो ज़राअत का सेक्शन इन्होंने उधर लगाया, उधर उन्होंने ज़राअत के सेक्शन को इतना पैसा दिया कि एक बच्चा उस किसान का अगर चाहता है कि वो मैं फॉरेन डिग्री लेकर आए, बाहर मुल्क में जाके पढ़े, तो 50 लाख रुपए विदाउट इंटरेस्ट लोन दी जाती है। 5 साल वो तक इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, 5 साल के बाद 3 साल फ्री है। अगर उसको जॉब मिल गई बाहर, अपना जॉब करके पैसे उतारे, अदरवाइज़ गवर्नमेंट को आके अपनी सर्विस प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट इसको तनख्वाह भी देगी और उसके पैसे भी एडजस्ट करेगी। आपके पास ये पॉलिसी क्यों नहीं है? आप कहाँ खड़े हैं? आपके कराची के बच्चे के यूनिवर्सिटी का एजुकेशन मौजूद है? आप मुझे ये बताएँ, डाउ मेडिकल कॉलेज में कितना कराची का बच्चा पढ़ता है? मैं किस चीज़ का नौहार हूँ? मैं किस चीज़ को आपके सामने हाइलाइट करूँ? ये टूटी-फूटी बसें 1968, 1970, 1975 की बसें आपके शहर में चल रही हैं और आप बोल रहे हो कि आप शहर को जो है बहुत कुछ प्रोवाइड करो, हम 4,000 बसें लाएँगे। ओ भाई, ओवरनाइट आ सकती है 4,000 बसें। लाएँ ना, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को आप जो है बगैर रिश्वत के आप लेकर आएँ। दुनिया की कौन-सी कंपनी नहीं आएगी अगर आप बोलेंगे कि हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, रिश्वत नहीं लेंगे। आपके पास प्रॉब्लम है रिश्वत का, करप्शन का, तो भाई मुल्क का नोहा किस-किस की चीज़ को रोएँगे? आज आप जंग के उस पे खड़े हैं, मार्च पे। आज आप देखें, आपकी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया का ताजिर जो है इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है हर जगह। वो इंडिया गवर्नमेंट का नोहा जो है सपोर्ट के, आपका पाकिस्तानी ताजिर आपको कहीं इस तरीके से बात करते क्यों नज़र नहीं आता? इसलिए कि आप उसको इज़्ज़त ही नहीं देते हो। वो तो मैं आपके सामने ये रो रहा हूँ। यही बात जब हम सिंगापुर में बैठते हैं और डिस्कशन हो रही होती है, तो हमें तो यही कहा जाता है कि भाई आपके मुल्क में ये प्रॉब्लम्स हैं। हम दुबई में बैठते, तो हमें ये कहा है दुबई की आप इंडस्ट्री, दुबई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की आपने 92 में 380 बिल्डर्स के ऊपर एफआईआर काटी। ये अब्दुल्ला शाह, मुराद अली शाह का वालिद, ये हकीकत है, ये तारीख है। 380 बिल्डर्स की आपने एफआईआर काटी। ये तमाम बिल्डर्स आपका चला गया, जिसमें चैपल बिल्डर्स, जिसमें आपका शेखानी बिल्डर मेमन बिल्डर्स के नाम से काम करता था, रूफी, ठीक है, ये सब बिल्डर टॉप के आपके बिल्डर, इन्होंने जाके आपका दुबई आबाद किया है, ईमान ने आबाद नहीं किया है। आपका दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर आपका आपके कराची के बिल्डर ने जाके आबाद किया। आज कराची की, मैंने हर दफ़ा कहा है कि कराची की इंडस्ट्री इस वक्त दुबई में लग चुकी है, लगने नहीं जा रही है, लग चुकी है, प्रोडक्शंस आ चुकी हैं। अवार्ड दिया गया है कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट को अभी पिछले महीने दुबई में। तो आप सऊदीया में जाएँ, बहुत आसान है। आज आप सऊदीया में जाएँ, सऊदी गवर्नमेंट आपसे इस वक्त मेजॉरिटी, मेरा जहाँ तक ख्याल है, 50,000 से 60,000, 50,000 रियाल जो है वो सिक्योरिटी रख रही है और आपको जो है इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल लाइसेंस इश्यू कर रही है कि आप करें काम। आप जितना बंदा लाते हैं लाएँ, आप इंडस्ट्री लगाएँ और काम शुरू करें। आप वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलें, 5 गाड़ियाँ लेकर आएँ, नई, उससे ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलें। 5 गाड़ियों पे ट्रांसपोर्ट कंपनी खुल रही है वहाँ, यहाँ क्यों नहीं खुल सकती? ये पैटर्न तो आप अडॉप्ट करें ना, आप अपने मुल्क से सिंसियर हैं तो। क्या चीज़ मुश्किल है? विल नहीं है। कुप्तान साहब, आपने अभी कुछ देर पहले हमें बताया कि दुबई के अंदर, सऊदीया के अंदर कारोबारी हालात पाकिस्तान से बेहतर हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के मौके हैं और बहुत ही कम सरमाए से लोग वहाँ पे कारोबार कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी तो लोग कारोबार कर रहे हैं और बहुत से लोग दूसरे शहरों से आके, दूसरे सूबों से आके कराची में कारोबार कर रहे हैं, पनप भी रहे हैं, फ़रोग भी पा रहे हैं। तो कराची में क्या ऐसा नज़र नहीं आता आपको? नहीं, देखें, कराची में आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। मैं एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, मैं नाम के साथ बात करता हूँ। बैरिया टाउन बना शहर में। आज बैरिया टाउन के ऊपर कार्रवाइयाँ चालू हैं। क्या इदारे सो रहे थे? अरबों रुपए की लोगों की इन्वेस्टमेंट आपने लगवा दी और उसके बाद आपको 10 साल बाद ख्याल आया। जब आप बैरिया टाउन जाते थे, टोल 0 होता था। आज आप बैरिया टाउन जाएँ तो 120 रुपये टोल लिया जाता है आपसे।
जाने का, 120 रुपये आने का। तो आप समझे कि 5 दफ़ा आप बेरिया टाउन से बाहर निकले तो 600 रुपये जाने के, 600 रुपये आने के, 1200 रुपये आपको देने हैं। आपकी पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, आप दुबई जाएँ, दुबई में एक अपार्टमेंट खरीदें 1 मिलियन, 1.2 मिलियन का, 1.5 मिलियन का, 2 मिलियन का दरम का आपने कैश पे ले लिया। अब वो 2 मिलियन का आपने घर ले लिया, आप उस पे उसको रेंट पे देना है, रेंट पे दे दें, ये दिल चाहे आप दे दें। उसको उठा के आप बैंक को दे दें, उस पे मुदारबा करवा लें 2% इंटरेस्ट एनुअल, 2% इंटरेस्ट एनुअल। वही 2 मिलियन आपके हाथ में वापस आ गया। उससे आप उधर इंडस्ट्री लगा लें, उससे आप उधर इंडस्ट्री लगाएँ और पूरी दुनिया की मार्केट वहाँ मौजूद है। अफ्रीकन सोना लेके आते हैं, कोई टैक्स नहीं देते, एक मामूली सी $100 की फीस है, वो जाके अपना सोना बेचते हैं, फिर इसके बाद वो परचेजिंग करके अपना जो सामान सूडान या इधर-उधर जहाँ भी अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ ले जाते हैं। गाड़ियाँ वहाँ से आप देखें इम्पोर्ट होती हैं, राइट हैंड की गाड़ियाँ जितनी अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो जाती है, री-एक्सपोर्ट हो जाती हैं। टिम्बर वहाँ इम्पोर्ट होता है दुनिया से, वहाँ से री-एक्सपोर्ट हो जाता है। आज इस वक़्त आपके पास एक बहुत बड़ा सेक्टर था, वो था ओल्ड क्लॉथ, आपके पास यहाँ इम्पोर्ट होता था और आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन से री-एक्सपोर्ट होता था। यानी एक कंटेनर जो आपका $3000 का आता था, वो री-एक्सपोर्ट में $80,000, $90,000 का री-एक्सपोर्ट होता था। $3000 का कंटेनर, वो दोबारा री-एक्सपोर्ट होता था $80,000, $90,000 का। वो इंडस्ट्री भी आपने अपनी तबाह कर दी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, और टैक्सेस लगा के वो तमाम की तमाम इस वक्त दुबई में काम हो रहा है। आप जाके वहाँ के जो है अजमान के फ्री ज़ोन, शारजा के फ्री ज़ोन में जाके देखें, लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। इस वक्त दुबई में खुदा की कसम कराची का चूड़ी बेचने वाले ने वहाँ पे छोटी सी चूड़ियों की दुकान खेली है। वो यहाँ पे पैसा इतना नहीं कमाता था जितना वो पैसे छाप रहा है वहाँ पे। मैं कितने लोगों को जानता हूँ वहाँ पे। इस वक्त आप कोई गाड़ी ले लें, आपको रेंटल जो है रेंटल के जो अमाउंट होता है उस पे आपको गाड़ी मिल जाती है। आप उस गाड़ी को रेंटा कार में चला दें, आपकी मल्टीप्लिकेशन आप देखें कितनी हो रही है। असल बात होता है कि आपकी पॉलिसी क्या है और एतमाद क्या है। इस वक्त आपकी गवर्नमेंट में कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है। ओवरनाइट एफबीआर हमारे अकाउंट से पैसे उठा लेती है, फिर हम अपील पे जाते हैं तो अपील भी उनके पास करनी है। अगर 2 साल में केस जीतेंगे तो पैसे वापस नहीं मिलते। वो बोलते हैं यार वो अगले टैक्स में एडजस्ट कर लेना। ये हाल है इस मुल्क का। अब क्या करेंगे? यानी कि इतनी बेयकीनी की फिजा है। बिल्कुल है ना, ये बातें मैं कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल सारी फैक्ट, और ये इदारों को नहीं पता होता है नहीं, हमने सारी बातें की हुई हैं। जो लोग आप देखें ना, कराची चैम्बर स्टे लगा हुआ है, सेक्रेटरी कॉमर्स ने कराची चैम्बर को स्टे दे दिया कानूनी तौर पे। अब मैं आपको एक और नौहा बताता हूँ, मैं तो हैरत करता हूँ मुल्क के कानून पे और कानून दानों पे और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। सर आज तो आपने नोहों की अलगार लगा दी। 2000 खुशी का भी कुछ मैं आपको पैगाम सुना दे। क्या सुना, मैं आपको जो अभी आप सुने, तमाम चैम्बर्स और जितनी एसोसिएशन हैं उस पर एक कानून बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, डीजीटी ऑफ कॉमर्स के अंडर में, कि 15 सीटें या 50% सीटें आप देंगे छोटे ताजिर को और 50% बड़े ताजिर को। 1 साल छोटे ताजिर का सदन आएगा, 1 साल बड़े ताजिर का। ये तमाम लोगों के, पूरे पाकिस्तान के लिए यूनिक केस है। 2008 में जो है इनको एग्जाम्पशन दी जाती है कराची चैम्बर को कि नहीं, आप इसके इस कानून से मावरा है कानून, आप अपने तौर पे इलेक्शन करा लें। वो सेटों को ही सीटें जा रही हैं। 2009 में भी यही होता है। 2010 में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लेटर लिखती है, आपने क्या तमाशा लगा रखा है। अब आप एसोसिएट और कॉर्पोरेट का अलग इलेक्शन कराएंगे। अब देखें इनकी वहाँ पे ये मैं क्या बोलूँ, बदकिस्मती या इनकी चालाकी। 2018 में इलेक्शन में नाजिर को अपॉइंट करवाते हैं कि आप मॉनिटर करें, और इलेक्शन होता है ना कॉर्पोरेट के लेवल पे होता है ना एसोसिएट के लेवल पे होता है, और इलेक्शन हो जाते हैं और नाजिर रिपोर्ट दे देता है भाई वो फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, फलाना ढमाना, उसको लेके वो चल रहे हैं। हमने ये केस पकड़ा पिछले साल, हमने तो 5 साल पहले ही पकड़ लिया था, लेकिन हमने बोला चले इसको सही करते हैं, नहीं हुआ। अब हम गए डीजीटी ऑफ कॉमर्स के पास, 12 सफ़े का लेटर जो है ऑर्डर आया है कि कराची चैम्बर में वायलेशन हुई है रूल्स की एंड रेगुलेशन की, और सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एसोसिएट कॉर्पोरेट के लेवल पे इंतखाबात होंगे। नाजिर अपना लेटर लेके आया, रिसीव नहीं किया। सिंध हाई कोर्ट के ड्यूल बेंच का फैसला है, उठा के फेंक दिया कराची चैम्बर ने। डीजीटी ऑफ कॉमर्स को डायरेक्शन दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि भाई आप इस पर फैसला करें। एक रूलिंग किया आपकी, उन्होंने रूलिंग लिख के दी कि 12 सफ़ों का ऑर्डर है डीजीटी ऑफ कॉमर्स का कि भाई 15 सीट्स फॉर द एसोसिएट एंड 15 सीट फॉर द कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट सेक्टर की डेफिनेशन ये है जिसका 5 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर है, दे आर कॉर्पोरेट सेक्टर, और जिसका 5 करोड़ रुपए से नीचे का टर्नओवर है, दे आर एसोसिएट सेक्टर, जिसको आप छोटा ताजिर या एसएमईज बोलते हैं। अब ये केस हार गए, इस पे नाजिर ने आके टेक ओवर करना है चैम्बर, सेक्रेटरी कॉमर्स ने इस पे स्टे दे दिया। यार आप कर क्या रहे हो मुल्क को?
मैंने मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स से बात की, जाम कमाल साहब से, सर ये क्या हो रहा है? बोले यार अब हम एसोसिएशन चलाएँगे, छोड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओ भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको जो है मैशत तबाह कर रहा है। चंद लोग जो है 10, 12, 15 लोग जो है वो पूरी आपकी मैशत को नोच के खा रहे हैं। एक और नवा सुने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कानून ये बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है 1200 रुपये फीस होनी चाहिए, 5000 रुपये फीस ली जाती रही। हमने ये केस भी डाला, वो भी डीजीटीओ ने ऑर्डर कर दिया, बाकी फीस आप वापस करें सबको, सबको वापस करें। अब उसके ऊपर अमेंडमेंट डाल दी उन्होंने कि भाई वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन, जब अमेंडमेंट भी अब रुक गई, ठीक है। 15 दिन में ऑर्डर था कि आप लोगों के पैसे वापस करें, 1.5 अरब रुपए ज्यादती ले लिए हैं कराची चैम्बर ने लोगों के, और फिर बोलते हैं हम ईमानदार लोग हैं। तो इस मुल्क का किस किस चीज़ को, अच्छा फिर इन्हीं लोगों को वजीर आजम बिठाएगा और हमारे सब बड़े 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 जितने बड़े 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 हैं ना, वो सब बिठाएंगे इनको। ये अशराफी है, इस मुल्क के साथ क्या न्याय करेंगे? मैं तो कानूनी चीजें बता रहा हूँ जिसके बाकायदा हर चीज मौजूद है, और सोशल मीडिया पे हमने हाईलाइट भी की है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो कारोबारी तबका है, यहाँ इसके दरमियान भी तबकाती फ़र्क है। नहीं देखिए, नहीं है, ये 2% अशराफिया जो है इन्होंने काबिज हर चीज़ पे, चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे चैम्बर हो। अभी एक और मैं आपको इंकशाफ करता चलता हूँ, चलें, मैंने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। अभी आप इस दफ़ा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो इलेक्शन होना है इस साल दिसंबर में, सिंध का नंबर है। 10 साल के बाद सिंध का नंबर आ रहा है, खासतौर पर सिंध का नंबर मतलब कराची के इसका सदर आना है। टेक्निकल तौर पे एक शख्स ने जो कि लाहौर का जिसका एनआईसी था, उसने 3 महीने पहले अपना एनआईसी कराची का शिफ्ट कराया, और वो अब चाहता है कि मैं इसका सदर बन जाऊँ फेडरेशन का। यानी अगले 10 साल तक फिर आपको सिंध को सीट नहीं मिलेगी। क्या किस चीज़ को रहेंगे? यहाँ पे आपकी नौकरियाँ गई, कोटा सिस्टम गया, फेडरेशन पे कब्जा, चैम्बर पे कब्जा, क्या रहेंगे इस शेयर? यानी कि कराची की नुमाइंदगी न सिर्फ ऐवानों से बल्कि सनतकारों के ऐवान से भी निकलती जा रही है। ताजिरों, सनतकारों के ऐवानों से भी निकाली जा रही है, बाकायदा प्लानिंग के तहत। और मुझे हैरत है कि कोई शख्स सपोर्ट करने वाला और उठने वाला, बात करने वाला नहीं है। सर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की जानिब ले जाना चाहूँगा और कराची के मौजू पर ही मैं बात करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि कराची की नुमाइंदगी को कम से कम बकौल आपके दानिस्ता तौर पे किया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। क्या कोई शख्स ऐसा नज़र आता है इन हालात में कि जो दोबारा से कराची को उसके पैरों पे खड़ा कर सके, या कोई शख्स ऐसा कि जिस पे आप लोग आँख बंद करके एतमाद कर सकें? देखिए, एतमाद तो कायम किया जाता है, जब तक एतमाद कायम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होता। हम बोलते हैं ना बशीर फारूकी को आप लाएँ, हमें एतमाद है, क्योंकि वो बंदा आपके इदारों की चाय भी नहीं पीता। आप लाएँ हाजी हनीफ तैयब को, हमें एतमाद है, एतबार भी है। ये बंदा किसी की लगी लिपटी नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं। खाली बांग्लादेश में आप लाएँ डॉक्टर अमजद साकिब को, जिस बंदे ने आज आप देखें लाखों लोगों को बिलासुदी कर्जा देता और 100% रिकवरी रेट है, बगैर हुकूमत की सपोर्ट के। कसूर यूनिवर्सिटी को आप देखें, एनजेवी स्कूल चले जाएं, जो बच्चा आपका जो है, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है सिंध का जो बच्चा उसका पढ़ता नहीं हो। आप आए, मैं बोलता हूँ बीकाना उसका क्लास नहीं है, सामने कराची ग्रामर का क्लास नहीं, मामा पढ़ती है क्लास नहीं, वो बच्चों को पढ़ा रहा है। देना डॉक्टर अमजद साकिब को इस मुल्क की लगाओ। पंजाब का मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कोई तासुब वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मुल्क के लिए बेहतर मफाद में। देना इनको हुकूमत की कमान। सर जमहूरी माशरों में तब्दीली आती है जमहूरी अमल के ज़रिए, और जमहूरी अमल में सरकर्दा किरदार होता है सियासतदानों का। हम जानना चाहते हैं उस सियासतदान का नाम कि जिस पे आप एतमाद कर सकें, जिसको आप अपना रहबर और रहनुमा कह सकें, जो इस मुल्क के लिए कुछ बेहतरी ला सके। आपने जिन लोगों के नाम लिए वो फिलंथ्रोपिस्ट तो हैं, वो अवामी खिदमत के सरखेल तो हैं, लेकिन सियासत से उनका ताल्लुक नहीं, और ना वो सियासत में आना चाहते हैं। देखिए, बात यह है, सियासत में ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहते, सियासत में आना नहीं दिया जाता। कोई शख्स इस मुल्क का ऐसा नहीं है जो अपने जो है काम और अपने वक्त की नोयत के हिसाब से इस मुल्क को सर्विंग नहीं करना चाहता हो, ऐसा कोई शख्स नहीं है। इस मुल्क के लिए बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता। चंद लोगों के अलावा किसी को आगे नहीं आने दिया जाता। अगर मलिक मेराज खालिद भी इसी सियासतदानों का एक हिस्सा था, नवाबजादा नसरुल्लाह खान भी ऐसी सियासतदानों का एक हिस्सा था ना। इनके किरदार को देख रहे हैं, इन्होंने तो कभी भी ऐसा नहीं बनाया, क्या उनको चांसेस नहीं मिले होंगे। लेकिन बात कि मैं किसी सियासतदान को बुरा नहीं करता, लेकिन इस वक्त कोई सियासतदान ऐसा नज़र नहीं आता। लेकिन जो सियासतदान हमें नज़र आता है, अगर हमने नाम ले लिया तो लोगों को बुरा लग जाएगा। बहुत आला, बहुत खूबसूरत बात की आज हमारे साथ मोहतरम जनाब शर्जील गोपलानी साहब से। इनकी बातें एक नई राह खोलती हैं, एक नया रास्ता दिखाती हैं मुल्क के हुक्मरानों को, मुल्क के बाशऊर तबकों को एक नई सोच देती हैं, और साथ ही साथ ये नई जहद से भी आगाह करती हैं कि अगर
किसी मुल्क का निज़ाम बेहतर करना हो तो उसकी मईशत को बेहतर करना होता है, लेकिन मईशत को बेहतर करने के लिए सबसे पहले ताजिर को एतमाद देना होता है, भरोसा देना होता है और इज्जत देनी होती है। मगर आज का ताजिर इन सब से महरूम नज़र आता है। सर, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि अपने कीमती वक्त से आज आप हमारे पास इस पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए और हमें आपसे दोबारा दरख्वास्त करेंगे कि दोबारा हमारे साथ महफिल में शरीक होइएगा। हम अपने तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे इस पॉडकास्ट में साथ शामिल रहे, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अपने फीडबैक से हमें हमारे यूट्यूब चैनल podcast@5 पे मुतला भी कीजिएगा। अपना और पाकिस्तान का बेहद ख्याल रखें और इस यकीन के साथ जिंदा रहें कि पाकिस्तान की इज्जत और नामूस ही हमारी महराज है और इस मुल्क की खातिर जिंदा रहना और इस मुल्क की खातिर मरना ही हमारा शेवा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।